Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Riya Sharma. So today my video is on the reference material provided by the CBSE for the session 2020-21, and not for this, it will be issue in the new NCERT will be for the students of the upcoming students for the 12th. Okay, so भी NCERT आई नहीं है मार्केट में, हम तक अवेलेबल नहीं है, सो दे सेंड दीज टॉपिक्स थ्रू द वे ऑफ प्री पीडीएफ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड से बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं एक सैम्पल पेपर की वीडियो भी बनाऊंगी जो पॉल साइंस का है, तो उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। According to that sample paper, more focus on the newly added topics. So let's start with it. Okay, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ले सकते हैं ज्योग्राफी के नोट्स, पॉल साइंस के गिवन हैं आप उसमें। Okay, my video already uploaded on YouTube, and I am also working. Some chapters are left, and I am working on it. Okay, मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट मैंने ये बनाई है। ठीक है, so let's start with it. And my Instagram ID is 4569132 Ria. So पहला क्या है, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग सबसे पहले तो ये हम इससे ही जानते हैं हेडिंग से, अरब स्प्रिंग है जो कि अरब कंट्रीज से रिलेटेड है। अरब कंट्रीज कौन सी है? हमारा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके, बहरीन, साइप्रस, लिबिया, टर्की, येमेन, ओमन, ये सारी हमारी मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ एशिया आर अरब कंट्रीज। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं एशिया की, हमारी अरब कंट्रीज हैं वो सारी। तो क्या हुआ जब 21st सेंचुरी, जो कि अब का टाइम है, जब 21st सेंचुरी हुई, तो क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट्स इमर्ज होने लगे वहां पर। ओके, किसके लिए डेवलपमेंट्स, किसके लिए हुए? ताकि डेमोक्रेसी मिले लोगों को। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन आए वेस्टर्न कंट्रीज में, जो कि अब तक नहीं थी, लोगों के पास डेमोक्रेसी नहीं थी। 21st सेंचुरी में लोग अवेयर होना शुरू हुए इसके बारे में। सो वन ऑफ द न्यू डेवलपमेंट क्या था? अरब स्प्रिंग। जो न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट हुए, इसमें न्यू डेवलपमेंट जो हमारी स्टार्ट हो गए 21st सेंचुरी, उसमें से एक था अरब स्प्रिंग दैट बिगन इन 2009। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग तो लोगों ने ही बनाया था। लेट्स सी व्हाट इज इट। तो थोड़ा सा इंट्रो। सो फर्स्ट अरब स्प्रिंग कहाँ से शुरू हुआ? तुनीसिया से। ठीक है, ये भी एक अरब कंट्री का ही, एक अरब कंट्री में ही जगह है। ठीक है, एंड जो अरब स्प्रिंग था उस इट्स रूट्स वेयर द स्ट्रगल अगेंस्ट। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग ने कहाँ से उजागर, मीन्स जैसे बोल रहे थे, मीन्स जैसे सपोज सीसी एक्ट था, तो उसके बारे में अवेयर नहीं थे लोग, तो प्रोटेस्ट करने लगे थे। इस तरीके से यहाँ पर है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट इसमें? जो अरब स्प्रिंग के लोग थे उन्होंने अपने आप ही बनाए थे, मीन्स अरब कंट्रीज के जो लोग थे उन्होंने अपने आप ही अरब स्प्रिंग इमर्ज करी 2019 में, जो शुरू हुई 2009 में, 2009 में इट्स गिवन। सो क्या हुआ इन दिस, सबसे पहले जो रूट से स्टार्ट होता है, फिर तो सबसे पहला क्या था उनका? स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, ये तीन मेन कारण थे, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, विच इज इंपॉर्टेंट टू बी देयर फॉर द, क्योंकि वहां के लोग जैसे डेमोक्रेसी मांग रहे थे, ठीक है, डेवलपमेंट मांग रहे थे, तो उसके लिए जरूरी था ये सब चीजें। ये सब चीजें नहीं, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी पे ज्यादा ध्यान, इसके लिए लोग स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था इसके अगेंस्ट में, कि इसको खत्म करना चाहिए। So what happened? It was started by the people, which turned into political movement. ये पीपल्स ने स्टार्ट किया, बट ये पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गया। कैसे? कि जो है, चलो मैं आगे पढ़ती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, वहां पे भी एक एग्जांपल दूंगी मैं। ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट में स्टार्ट हो गया। सो किसकी वजह से? because the people consider the existing problems as outcomes of autocratic dictatorship. Okay,
पीपल समझने लगे यार ये जो हम पे रूल कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप मीन्स जो किंग्स वगैरह का रूल होता है ये नहीं होना चाहिए, और ये करप्शन, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये पॉवर्टी, ये सब इनके ही कारण हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. देन the demand for democracy first started in Tunisia, as I told you, बताया था आपको. spread throughout the Muslim dominated Arab countries. पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? तुनीशिया से, जो कि सबसे ज्यादा मुस्लिम डोमिनेट कंट्रीज थे. कौन कौन से? वन ऑफ देम इज इजिप्ट. अरब कंट्रीज वेस्टर्न से स्टार्ट हुआ वो अरब तक, मतलब वैसे अफ्रीका में भी पहुंचे. अफ्रीका में है इजिप्ट, ठीक है. तो सबसे बहुत ज्यादा फैला कहाँ? द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज इन वेस्ट एशिया. पहले वेस्ट एशिया में पहुंचा. अब जो मैं आपको बता रही थी कि जो पॉलिटिकल वाला इसका रिजल्ट निकला, पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसमें स्टन हो गया पॉलिटिकल मूवमेंट में. वो कैसे हुआ? जो सॉरी ये गलती से मैंने कट कर दिया, सॉरी. जो होस्नी मुबारक थे, ओके, वो इजिप्ट के ऊपर रूल करते थे 1979 से. वो कोलैप्स्ड हो गए पूरी तरीके से. उसका जो रिजल्ट निकला, और ज्यादा डेमोक्रेसी की मांग होने लग गई वहां के पीपलों में. ऐसे फैल गई अफ्रीका में, ये सब ऐसे फैल गया पहले तो, ठीक है. तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट में ऐसे बदला कि जो होशनी मुबारक थे, रूलर, वन ऑफ द रूलर, मस्ट रूलर ऑफ इजिप्ट व्हिच इज रूलिंग इजिप्ट सिंस 1979. क्या हुआ उनके साथ? उनको कोलैप्स करके दे, उनकी गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दिया गया टोटली, जिसका रिजल्ट हुआ कि डेमोक्रेसी की मांग ज्यादा बढ़ गई. अरब वेस्टर्न कंट्रीज में ही नहीं, बल्कि सारी अरब कंट्रीज में वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाने लगी. अफ्रीका में भी मर्ज होने लगी. सिर्फ वेस्ट एशिया तक नहीं रही वो सीमित, आगे बढ़ने लगी. फिर क्या हुआ उसके एडिशन में? उसको अगर उसके बारे में और बताएं तो क्या हुआ? अरब स्प्रिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और सबसे ज्यादा दूसरी व्हेन वी तुनीशिया से अलग जो देखें तो वो यमन था. ओके, इजिप्ट से अलग देखें फिर यमन में हुआ, फिर बहरीन, देन लिबिया, देन सीरिया, ठीक है. ये सभी अफ्रीका के, ये मतलब स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. ये भी आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं. ओके ओके. और किस लिए थी प्रोटेस्ट? वो ही था सेम इनका मैटर भी, दैट इज पीपल लेड टू डेमोक्रेटिक अवेकनिंग थ्रू आउट द रीजन. पीपल यानी कि सबको अवेयर करना चाहते थे, भाई सब उठो, डेमोक्रेसी लेने का टाइम आ चुका है. ओके, सो दैट इज इट इन इट. तो ये था हमारा पूरा अरब स्प्रिंग क्या है, ठीक है. तो इसको आप इजीली लर्न कर सको, मेरे इस रेफरेंस मटेरियल के भी नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे. मैं इसके वीडियो के बाद डालने वाली हूँ बनाकर इसको, ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. जो चैप्टर था हमारा ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें ईयू के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है. किसके बारे में पढ़ा है? और यूरोपियन यूनियन, आसियान के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है. चाइना इज इमर्जिंग इकोनॉमी द वर्ल्ड, ये पढ़ा है. अब हम देखते हैं इसमें एक ब्रिक्स भी हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है. कंट्रीज की बात नहीं करी, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए जो कि एशियन की तरह है, और एक किसकी तरह है? यूरोपियन यूनियन की तरह है. लेट्स सी व्हाट इज इट. सो ब्रिक्स, यहाँ पे इन्होंने BRICS ब्रिक्स दे रखा है. B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, एंड S से साउथ एशिया. नो इसमें कोई वो है, नो डिफिकल्टी इन लर्निंग, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये. ओके, ब्रिक्स का फाउंड हुआ था इन 2006 इन रशिया. वो फाउंड हुआ था 2006 में. ब्रिक्स टर्न्ड इनटू ब्रिक्स टर्न, पहले क्या था अब देखो. 2006 में जब वो फाइंड हुआ था ब्रिक्स 2006 में, तो पहले ये क्या था? ब्रिक. सिर्फ इसमें एस नहीं जुड़ा था. ये एस कब हुआ? व्हेन द साउथ एशिया इन द ईयर 2009, जब फर्स्ट मीटिंग हुई ब्रिक की, तो उसमें साउथ एशिया ने जब ज्वाइन कर लिया, सॉरी साउथ अफ्रीका, तो ये एस कहलाएगा.
दैट इज ब्रिक्स। उससे पहले ये ब्रिक था, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम द की ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़ना, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। क्या है? फर्स्ट, to cooperate and distribute mutual economic benefits among its organization beside non-interference in internal policies of each other nation and mutual equality। तो क्या बताया गया है अब इसमें? फर्स्ट क्या था इनका? कोऑपरेट करना। देखो ये सब चीज तो हर एक के अंदर ही होती है, अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये तो मेन है कि इकोनॉमी को सपोर्ट करना और कोऑपरेट करना, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेना, ओके। एंड दिस ब्रिक्स इज आल्सो प्रमोट दैट नॉन इंटरफेरेंस ट्रीटी। नॉन इंटरफेरेंस ट्रीटी वो वाली ट्रीटी होती है जिसमें कुछ भी अगर कोई भी नेशन में होगा, सपोज ब्राजील में मीन्स इकोनॉमिक क्राइसिस है सपोज, सो इंडिया विल नॉट इंटरफेयर। कोई उनके साथ झगड़ा हुआ है या फिर किसी के साथ, तो उनको बताने में समझाने में इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई अंदर ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा, इस तरीके से। दिस ट्रीटी इज आल्सो साइंड इफ यू रेड साउथ एशिया SAARC countries, South Asian countries. So Sri Lanka and India also signed the non-interference treaty। जब इंडिया ने इंटरफेयर किया था श्रीलंका में मिलिट्री असिस्टेंस देती उनको, LTT को मारने के लिए, LTTE लिबरेशन, जो तमिल थे उनकी एक वो थी ना ऑर्गेनाइजेशन LTTE, मुझे भी वो पूरी वो नहीं याद आ रही फुल फॉर्म, बट थी कुछ LTTE थी, बट तो इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, ओके। तो नॉन इंटरफेरेंस ट्रीटी साइन की। जब 11th कॉन्फ्रेंस हुआ ब्रिक्स का, कंक्लूडेड इन ब्राजील इन 2000। जो 11th कॉन्फ्रेंस था ब्रिक्स का, वो कहाँ कंक्लूड हुआ? ब्राजील में 2019 में। उसने किसने चेयर किया था इसको 2019 में भी, पिछले साल? ब्राजीलिया प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रिक्स का सारा सिस्टम। फिर हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब की बार सिर्फ आप लिसन करोगे और मैं बोलूंगी। वेयर डज ब्रिक्स फाउंड? कहाँ गया था? कहाँ? यस, 2006 में वो फाउंड हुआ था। ब्राजील 2006 में फाउंड हुआ था, ओके। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्राजील? यस मैम, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ओके। व्हेन ब्रिक्स वाज फाउंडेड, जब ब्रिक्स फाउंड हुआ था तो क्या था? ब्रिक नहीं, ब्रिक्स था। ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, BRIC था। एस कब बना? जब साउथ अफ्रीका ने उसको ज्वाइन कर लिया उसकी फर्स्ट मीटिंग में, जो कि ब्रिक के साथ थी, ईयर 2009 में, ठीक है। और हमने दो ऑब्जेक्टिव पढ़े, एक तो नॉन इंटरफेरेंस, उन्होंने पॉलिसी साइन करी थी, और दूसरा क्या? कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये दोनों, ठीक है। 11th कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? ब्राजील में इन 2019, जो कि किसने चेयर की थी? प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। रिवीजन आपको साथ साथ होते लर्न चलेगा, आप बस ध्यान देके पढ़ो। दूसरा, अब हमने पढ़ा था जैसे कि चाइना का, हमने पढ़ा था कि चाइना एक इमर्जिंग कंट्री हो रहा है, कंट्री हो रहा है, इकोनॉमी की इमर्जिंग इकोनॉमी। अब इसमें जो न्यूली एडेड टॉपिक्स है उसमें रशिया आ गया है। देखते हैं रशिया का क्या सिस्टम है। Russia has been the largest part of the former Soviet Union even before its disintegration। जब तक रशिया डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, और ये सबसे बड़ा पार्ट था सोवियत यूनियन को, जो इसने ज्वाइन किया था। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया 1980s में, लेट 1980s में, अर्ली 1990s में, सो रशिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में उभर कर आया और सक्सेसर बना USSR का। कैसे? हाउ सक्सेसर कैसे बना? बिकॉज इट्स फॉलो
सोशलिस्ट मॉडल ऑफ यूएसएसआर। ये सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया इन्होंने यूएसएसआर का, ठीक है। और इसलिए ही इसको इसका स्ट्रॉन्गर सक्सेस कहा जाता है यूएसएसआर का, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। रशिया जीडीपी करंटली, अगर हम देखें करंटली, so Russia GDP is 11th in the world. We can see the situation condition. Okay, Russia has reserves of minerals. अब हम देखते हैं इनके पास क्या क्या है, कैसे ये इमर्जिंग हो रही है। तो रशिया क्या क्या है, रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स है उसके पास कितने, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और क्या क्या है, गैसेस दैट मेक्स इट्स अ पावरफुल कंट्री। गैसेस हैं जो कि उसे पावरफुल कंट्री ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड में बनाती है। अगर हम इसमें और ऐड करने की कोशिश करें तो हमें क्या पता चलेगा, रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विद अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। कितना ज्यादा स्टॉक इसके पास, बहुत ज्यादा है। ओके, देन वन मोर इज देयर, रशिया इज ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड P5। P5 कैसे है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपने वर्ल्ड की बुक पढ़ी हो तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी समझने में, फिर भी जो बच्चे नहीं हैं वो देख लें। तो यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ओके, और वो कब बने थे, जब 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड वो हुआ था फिनिश, तब ये यूनाइटेड नेशन बनाए गए और उनको ही परमानेंट मेंबर बनाया गया, जो कि एक इमर्जिंग पावर थी जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी इकोनॉमी, ठीक है। उस टाइम क्या था, कौन कौन था, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ये थे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यस 5 परमानेंट मेंबर्स थे, ठीक है। ये सब ये 5 परमानेंट मेंबर्स थे और अब भी हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, ये सब था ना, यस यस, ऑल इट इज ऑल दिस इज अबाउट द रशिया। हम एक बार फिर इसको रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। लार्जेस्ट पार्ट था सोवियत यूनियन का, बट व्हेन सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट सो रशिया इमर्ज्ड द बिग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। रशिया currently have a GDP or have a high GDP which is positioned at 11th in the world. Okay, Russia have a huge reserve of minerals, natural gas, ठीक है, gases that make it a powerful country in the globe. अगर हम एडिशन में देखें तो क्या है, न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट है रशिया की। ओके, बहुत ज्यादा ह्यूज स्टॉक है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का। ये था हमारा रशिया का। ओके, अब हम देखते हैं हमारे इंडिया भी एक इमर्जिंग पावर जैसी हो रही है। अब लेट्स सी व्हाट इज द चेंजेस। अब ये जो 21st सेंचुरी है, इंडिया इज बिगिन सीन एज इम्पोर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर। अब 21st सेंचुरी में हमारी इंडिया भी नजर आ रही है, भाई हाँ कुछ पावर है इंडिया में, बढ़िया। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये, हम इंडियंस के लिए। वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया इन अ मल्टी डायमेंशनल वे। अलग अलग तरीके से देख रहा है इंडिया की इमर्जेंस पूरे वर्ल्ड में। कैसे, सिर्फ एक में ही नहीं है कि इंडिया डिफेंस में अच्छा है तो चलो ठीक है ये इमर्जिंग पावर, नहीं, इंडिया इमर्जिंग पावर हर जगह से है, डिफेंस में भी है, इकोनॉमी में भी ह्यूज होता जा रहा है। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए सिर्फ एक में नहीं, सब चीज़ों में, कल्चर, इकोनॉमिक, हर जगह में होता जा रहा है, मल्टी डायमेंशनल उसको ही कहते हैं। Then the economic, cultural, strategic position of the country with a population of 130 crore is very strong. So अब जो इंडिया की इकोनॉमिक, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कंट्री की, पॉपुलेशन भी उसमें 4 चांद लगा देती है। हमारी इंडिया कितनी ह्यूज पॉपुलेशन है, व्हिच इज कम इन द सेकंड पोजीशन, सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड की, फर्स्ट इज ऑफ चाइना, ठीक है।
तो क्या है, द इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब क्या है, जो इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कंट्री की, वो पॉपुलेशन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 130, ये भी अच्छी है सब चीजें, पॉपुलेशन भी इसमें चार चांद लगा रही है, सिर्फ ये लाइन कहना चाह रही है। फिर देन व्हाट नेक्स्ट line says to us, from an economic perspective, targeting the globe of $5 trillion, ओके तो अब क्या है, इंडिया टारगेट करती है, अगर हम इकोनॉमी की तरफ से देखें तो इंडिया इज टारगेटिंग अ गोल ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की गोल है इंडिया का। अ कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट, उसकी एक ह्यूज मार्केट हो, ये गोल लेकर चल रही है अब इंडिया। एंड एंशिएंट इंक्लूसिव कल्चर विद 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा। अब क्या कहना चाह रही है ये लाइन कह रही है हमें कि बच्चों समझो, जो एंशिएंट टाइम था, कल्चर था विद 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, उससे भी ज्यादा, पहले तो इंडियन डायस्पोरा के लिए पहले जाते थे बट अब कुछ ज्यादा जाते हैं, दैट इज पहले तो 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, अब 200 मिलियन पीपल सारे में पूरे ग्लोब में स्प्रेड हो रखे हैं पूरे इंडिया में, ओके और इसको बनाते हैं न्यू सेंटर ऑफ पावर। जब तो ये न्यू सेंटर ऑफ पावर में इंडिया भी एक रशिया के साथ, इंडिया इजराइल सब इमर्ज्ड हो रही हैं, ओके यूएस के साथ साथ भी ये सारी कंट्रीज, तो यही चीज, ये सब चीजें इनको, इनकी गोल, ओके इनकी डायोस्पोरा कैसे फैली हुई है कितनी ज्यादा, तो ये सब इसके चार चांद लगा देती है न्यू सेंटर, एक ऑल्टरनेटिव पावर, एक इमर्जिंग पावर बनाने में इंडिया को। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, ओके अब जब हम अपना आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसीज देखें तो इंडिया अपनी मिलिट्री को सेल्फ सफिशिएंट मिलिट्री बना रही है विद इंडिजियस, जिसके पास बहुत सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, मेकिंग इट अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर भी बना रही है उसकी सेल्फ सफिशिएंसी डिफेंस में। मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इंडिया की स्कीम्स हैं, किसकी, मेक इन इंडिया की, मेक मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन को कि ये स्कीम जो है टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन, ये माइलस्टोन मींस और ज्यादा अच्छा बना देती है इंडिया की इकोनॉमी को और ग्रोथ दिला देती है। ऑल दीज चेंजेस वो मेक इन इंडिया एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, यही सब चीजें इंडिया को एक इम्पोर्टेंट सेंटर पावर बनाती है इस न्यू इस सॉरी प्रेजेंट सिनारियो, प्रेजेंट वर्ल्ड में। लेट्स सी द इजराइल, इजराइल का क्या हाल है। इजराइल, Israel shows on the world map with a pointer. Israel has emerged as one of the powerful nation in the 21st century world in terms of, अच्छा अब इसराइल बन रहा है 21st सेंचुरी, पर ये इंडिया की तरह मल्टी वाला नहीं है, मल्टी डायमेंशनल नहीं है, ये सिर्फ किस चीज में बन रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, डिफेंस में, इंटेलिजेंसी में, ठीक है, situated in the middle, अब इसराइल मिडल में है, middle of the burning politics of western countries, Israel has reached to new height of global politics standing by virtue of its indomitable defense power। अब किसी पे मतलब किसी पे इतना डोमिनेट नहीं हो पाएगा इस तरीके की आज के सिनारियो में, इसराइल के पास डिफेंस पावर है, टेक्नोलॉजी, कोई भी उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा जितनी इसराइल के पास, कोई भी उसके ऊपर नहीं आ पाएगा, इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इतना है वहाँ पे, sustaining against adversity in the principle with which a small Jewish Zionist nation, that is Israel, is placed in the contemporary global politics in general and the Arab dominated West politics in the particular। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें
ये सब चीजें कोई डोमिनेट नहीं कर सकता इजराइल की, ओके, और कोई सस्टेन नहीं कर सकता इन सब चीजों के अगेंस्ट, और ये है एक डोमिनेट कंट्री बनती जा रही है जो कि कंसंट्रेशन में है अरब कंट्रीज के जो बीच में है, मिडल में है। अब ये हमारी आ जाती है फिफ्थ यूनिट, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट इज यूनेस्को, उन्होंने बताया, देन यूनिसेफ, देन आईएलओ। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन which was established on my brother's birthday. You are laughing but मैंने तो इसी तरीके से लर्न किया है, आई एम इन 12th, तो मैंने इसी तरीके से लर्न किया है। माय ब्रदर्स बर्थडे ऑन 4th नवंबर, तो इसी तरीके से मैंने 4 नवंबर लर्न किया है। एंड अब क्या था, और 1946 कैसे कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया उससे 1 साल पहले 1946, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस की ये डेफिनेशन होगी, फुल फॉर्म, देन एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्स इन पेरिस फ्रांस, हमें बताया। यूनेस्को इसका स्पेशल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये बहुत ज्यादा स्पेशल बॉडी है क्योंकि देख रहे हो आप, हमें फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है किन किन चीजों पे फोकस ज्यादा होगा इसका। नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड नेशंस एजुकेशनल, अच्छा, फिर साइंटिफिक चीजों पे भी ध्यान है और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे, इन सब चीजों पे ध्यान है। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? टू प्रमोट एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, ये सब इनकी ऑब्जेक्टिव है। During the past several years, the special work done by UNESCO has been to promote literacy, technical and education training, and independent media across its member nations. अब तक यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स उनको ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके मैम, पूरी कंट्री है, 193 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है। तो इन 193 कंट्रीज में यूनेस्को मीन्स यूनेस्को कामयाब हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है लिटरेसी को प्रमोट करने में। यूनेस्को सॉरी सक्सेसफुल हो चुका है लिटरेसी को प्रमोट करने में, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करने में, और मीडिया को इंडिपेंडेंट करने में। अब हम देखते हैं अपना यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमर्जिंग फंड, इमरजेंसी फंड, जो स्टैब्लिश हुए थे 1946 में। United Nations General Assembly was a body whose main task was to collect emergency fund from children and to help their development. Okay. तो जनरल असेंबली कौन सी होती है? जिसमें सारे मेंबर कंट्री होते हैं जिनके पास 1 पोर्ट होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस में 193 है तो उनके ही होंगे। तो क्या होगा, इनका वर्क होता है कि फंड्स, इमरजेंसी फंड्स इकट्ठा करना और उन चाइल्ड्स की डेवलपमेंट करना जो कि माल है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, उन्हें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो पा रही, उन सबको हेल्प करना है क्रॉस द वर्ल्ड। इससे अलग देखें तो यूनिसेफ help and encourage the work that promotes children's health and better life in all parts of the world. इससे अलग देखें तो यूनिसेफ मदद करता है और इनकरेज करता है चाइल्ड्स की हेल्थ को, उनकी बेटर लाइफ देने में, ओके, सारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, with its headquarter in न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है, ओके, इसके हेडक्वार्टर्स। UNICEF has been working successfully in almost 193 countries of the world. मैंने बताया कि सिर्फ यही है, तो इनमें सक्सेसफुली ये वर्क कर रहा है। अब ILO, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इससे नाम से पता चल रहा है इट्स फॉर द लेबर, ठीक है। So founded on October 1919, okay, and with its headquartered in Geneva, Switzerland, is a body of United Nations which aims to promote efficient condition of social justice and work for through the international labor, ठीक है। सोशल जस्टिस देना, लेबर को उनकी वेज रेट इक्वल कराना सबके, ठीक है, जितना वो वर्क करें उनके अकॉर्डिंगली उन्हें वेज रेट मिले, ओके, ठीक है। एंड उसके अगर हम और देखें उसके बारे में, इंटेंसिव फॉर वुमेन एंड मेल टू एंगेज इन प्रोडक्ट, ओके,
सो इसका मेन क्या है मोटिव, जो कि मोटिव नहीं मीन्स वो क्या है जो कि विमेन्स एंड मेंस एंगेज्ड है वर्क में, प्रोडक्टिव वर्क में, एंड टू क्रिएट सेफ्टी, पैरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कंडीशंस फॉर देम। मीन्स वर्क, जो वर्क फोर्स है हमारी पूरे वर्ल्ड में, उन सब की देख रेख करना, ओके, जो ठीक प्रोवाइड होने रहे उनकी सेफ्टी के बारे में सब तरीके के रिफॉर्म्स इनिशिएट करता है ILO। वेट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यस, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वी मूव टू द यूनिट 6, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब सबको ये प्रॉब्लम है कि ये तो चैप्टर कट गया, बट आ, ये क्यों दे रखा है इसमें, तो ये टॉपिक है रिलेटेड इससे कुछ चैप्टर से, तो उसमें है ये सब चीज़, क्योंकि यू नो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि जिसकी गवर्नमेंट होती है उस पर ज़्यादा फोकस करा गया, तो ये शो करने के लिए कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कितने सारे अच्छे वर्क करे, ठीक है, तो ये सब टेररिज्म को कैसे काउंटर करने के पीछे सब लगे पड़े हैं, वो चीज़ दिखाई गई है इसमें। Terrorism refers to systematic use of brutal violence that creates an atmosphere. Terrorism refers to systematic use of, sorry, of fear in society. टेररिज्म एक ऐसी चीज है जो कि वायलेंस पैदा करती है सोसाइटी में, और एटमॉस्फेयर में फियर पैदा करती है, वायलेंस और फियर पैदा करती है। इन दोनों वर्ड से आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं। दूसरा, it is used for many purposes, very prominently the political religious purposes, सबसे ज्यादा इनके लिए ही करी जाती है। There could be three broad meaning of terrorism। कौन से? A systematic use of terror, sorry sorry sorry, क्या हो रहा है इसमें? Yes, systematic use of, थ्री बोर्ड में करा गया है किसमें? Systematic use of terror, violent especially as a mean of coercion। सबसे ज्यादा फियर, टेरर पैदा कर रहे हैं लोगों के मन दिलों में। A violent act which is are intended to create fear are perpetrated for a religious, political and ideological goal and deliberately target or disregard safety of non, okay, तो टेररिज्म इन्होंने जो थ्री एस्पेक्ट्स में बताया है मीनिंग में, वो क्या है? फियर पैदा करता है, वायलेंस लाता है सोसाइटी में, ओके, एंड नॉन सेफ्टी पे एक धब्बा लगा देता है टेररिज्म, कि कुछ है ही नहीं सेफ्टी, ओके, क्योंकि कितने लोग डाई होते हैं। मुंबई अटैक इंडिया में, ओके, US में अटैक हुआ, ठीक है, उसको 20/9 ऐसी है उसका नाम, यस। Acts of unlawful violence, acts of unlawful violence and war, ये बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता है। There is not a single nation in the world that does not suffer from terrorism। कोई भी ऐसा नेशन नहीं है जो टेररिज्म से ना सफर करता हो, सब करते हैं। Although some countries have tried to divide terrorism into good and bad terrorism। अब कुछ कंट्रीज ने सोचा भी हम इसको गुड और बैड में करना शुरू कर दे कि हाँ ये किस तरीके से अच्छा और किस तरीके से बुरा है, बट इंडिया हैज ऑलवेज डिनाइड दिस डिस्टिंक्शन। इंडिया ने हमेशा इसको पोस्ट किया कि क्या, टेररिज्म नेवर बी गुड फॉर अस। ऐसे कि इन्होंने महानता बताते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की दिखाया हुआ है कि इंडिया करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज आल्सो क्लैरिफाइड दैट टेररिज्म कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू गुड एंड बैड, ओके, एंड यू नो फ्रॉम माय ओपिनियन, गुड में हम कैसे ट्रांसफर कर दें टेररिज्म को, कहाँ से गुड हो जाएगा? यस, इफेक्ट हम कह सकते हैं, बट गुड तो नहीं होगा, ओके, इट्स अ गुड ग्लोबल प्रॉब्लम दैट शुड नॉट बी कॉम्बैक्ट कलेक्टिवली। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये हमारा क्लियर। ये आ गया हमारा सेकंड, दैट इज पॉलिटिक्स एंड इंडिपेंडेंस। ये मैं आपको अपने सेकंड पार्ट में बताऊंगी। इस पार्ट के लिए बस इतना ही, सिर्फ हमने कौन सा वर्ल्ड वाली बुक का किया है, हमने ये सिर्फ वर्ल्ड वाली बुक का किया, इंडिया वाली का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।